एक ऐसा दौर जब समुद्र की लहर रहस्यमय थी, दिशाओं का कोई भरोसा नहीं था और व्यापार के रास्ते रेशम और मसालों के लिए तरसा करते थे। तब एक आदमी उठा जिसने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा शख्स जिसने समुद्रों को चीरकर यूरोप और भारत को जोड़ने वाला पहला समुद्री रास्ता खोज निकाला। ये कहानी है उस नाविक की जिसने अनदेखे रास्तों पर कदम रखा, तूफानों से लड़ा और दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक को अंजाम दिया। और ये शख्स था वास्को डी गामा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने का वो साहसी सफर तय किया, जिसने दुनिया की तिजोरियों को मसालों की खुशबुओं से भर दिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से। वो समय था तो यूरोप में व्यापार और खोज की जिज्ञासा चरम पर थी। यूरोप के सम्राटों की आंखें भारत की दौलत पर टिकी हुई थी। सोना, मसाले और रेशम भारत से यूरोप आया करता था, जिन्हें बाजारों में बेचकर यूरोप के व्यापारी काफी मुनाफा भी कमाया करते थे। लेकिन ये सब जल्द ही बंद होने वाला था, क्योंकि यूरोप से भारत तक पहुंचने का एक ही जमीनी रास्ता था और वो था सिल्क रूट, जिस पर तुर्कों ने अपना कब्जा कर लिया था। इसके कारण यूरोप के व्यापारियों का भारत तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। यूरोप के सभी देश इस समस्या से जूझ रहे थे, जिनमें पुर्तगाल भी शामिल था। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने एक योजना बनाई और योजना थी भारत तक सीधा समुद्री मार्ग खोजने की, जिससे यूरोप के व्यापारी बिना किसी रोक टोक के भारत के बहुमूल्य मसालों तक पहुंच सके। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी कि आखिर इस रास्ते को खोजा कैसे जाए, क्योंकि इस रास्ते को कोई नहीं जानता था। यह वो रास्ता था जहां हर लहर मौत का पैगाम लेकर आती थी, जहां हवा दुश्मन थी और समुद्र एक रहस्यमय भूत बोलैया। राजा मैनुअल को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिस काम को अंजाम तक पहुंचा सके। आखिरकार उसकी तलाश एक बहादुर आदमी पर जाकर हुई, और वो बहादुर आदमी कोई और नहीं, स्वयं वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही एक साहसी नाविक था, जो पहले ही कई खतरनाक मिशन पर जा चुका था। उसका जन्म 1460 में साइनस पुर्तगाल में ही हुआ था। वास्को डी गामा के बारे में जानने के बाद राजा मैनुअल ने उसे दरबार में बुलाया और उससे अपने प्लान के बारे में बताते हुए पूछा, क्या तुम तैयार हो? ये सुनते ही वास्को डी गामा गहरी सोच में चला गया और सोचने लगा कि यह सफर या तो मुझे इतिहास में अमर कर देगा या फिर वह भी उन अनगिनत नाविकों की तरह कभी वापस नहीं लौट पाएगा जो अनदेखे जलमार्गों में खो गए हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, जी महाराज, मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी हिम्मत और जहाजों पर भरोसा है। 1497 में वास्को डी गामा 4 जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ। साथ में थे 170 नावें, अनगिनत सपने और एक ख्वाब भारत की धरती को छूने का। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वास्को जानता था कि वो जिस सफर पर जा रहा है वह सफर इतना आसान नहीं होगा। यह सफर न केवल समुद्री जोखिमों से भरा हुआ था, बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना भी करना था। समुद्र की हर लहर में कुछ नया डर था, कभी तूफान तो कभी बीमारियों का प्रकोप। पर वास्को ने हार नहीं मानी। कई बार तो ऐसा लगा जैसे समुद्र ही उससे रोकना चाहता हो, पर वास्को अपने संकल्प पर अड़िग था। उसने हर चुनौती का साहस के साथ सामना किया, अपने दल को उत्साहित रखा और आगे बढ़ता रहा। कुछ महीनों की यात्रा के बाद वो अपने काफिले के साथ अफ्रीका के तट पर जा पहुंचा, जहां पहुंचते ही उसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कभी समुद्र की विशाल लहरें तो कभी स्थानीय राजा और लोगों के प्रतिरोध ने उसकी यात्रा को रोकने का प्रयास किया।
कई बार तो नाविकों को भोजन और पानी की किल्लत भी झेलनी पड़ी। महीनों तक ताज़े खाने और पानी की कमी के कारण कई नाविक डिस्कवरी रोग से पीड़ित हो गए, लेकिन वास्को ड गामा अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। उसने अफ्रीका के तट पर कुछ समय बिताया और बीमार नाविकों के इलाज में स्थानीय लोगों की मदद ली और अपनी यात्रा को जारी रखा। कुछ सप्ताह वीरान समुद्र में चलने के बाद उसकी यात्रा में एक नया मोड़ आया जब वो केप ऑफ गुड होप पहुंचा, एक ऐसा स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जहां समुद्र के राक्षस हर जहाज को लेने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ का अंधेरा भी कुछ अलग सी ताकत दिखाता है, मानो समुद्र की हर लहर, हर हवा का झोंका एक कह रहा हो, यहाँ से रास्ता जाता नहीं बल्कि खत्म होता है। केप ऑफ गुड होप को पार करते समय वास्को को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके कई जहाज क्षतिग्रस्त हो गए और कई साथी भी भूखे समुद्र के शिकार बन गए, लेकिन वास्को ने हार नहीं मानी। उसने न केवल समुद्री नेविगेशन में अपनी कुशलता दिखाई, बल्कि अपने काफिले को भी आशा और उत्साह दिया। हर चुनौती के साथ उसकी रणनीति और निर्णय क्षमता और भी मजबूत होती चली गई। केप ऑफ गुड होप को पार करने के बाद वास्को ने राहत की सांस ली। वह अपने लक्ष्य के काफी नजदीक पहुंच गया था। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ मालिंडी पहुंचने का। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वास्को अपने बचे हुए काफिले के साथ मालिंडी भी जा पहुंचा। जहां पहुंचते ही मालिंडी के सुल्तान ने वास्को का स्वागत किया और जहाजों की मरम्मत में भी वास्को की सहायता की। लेकिन यह सहायता वास्को के लिए काफी नहीं थी। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके सफर में उसकी सहायता कर सके, यानी कि रास्ता दिखा सके। वास्को की इस ख्वाहिश को भी मालिंडी के सुल्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सुल्तान ने वास्को को एक अरबी नेविगेटर अहमद इब्न मजीद से मिलाया, जो एक कुशल और होनहार नेविगेटर था। उसे आने वाले रास्ते की पुख्ता जानकारी थी। वास्को ने सुल्तान का शुक्रिया किया और अरबी नेविगेटर को अपने साथ लेकर यात्रा की शुरुआत की। यह वो पल था जब आशा की किरण चमक उठी थी। वास्को को पूरा यकीन था कि वो जल्द ही अपनी मंजिल भारत पहुंचने वाला है, लेकिन यहाँ से भी सफर में काफी सप्ताह लगने वाले थे। सप्ताहों तक चलने वाली इस यात्रा में वास्को ने कई बार खुद को मौत के सामने खड़ा पाया, लेकिन उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उसे अड़िग रखा। वो डरा नहीं बल्कि आगे बढ़ता रहा। उसके जहाजों ने अनगिनत तूफानों, अकाल और बीमारियों का सामना किया, पर उसका लक्ष्य हमेशा स्पष्ट था, भारत, मसालों की धरती पर पहुंचना। 20 मई 1498 एक ऐतिहासिक दिन, जब आखिरकार वास्को अपनी लंबी यात्रा के बाद भारत पहुंच ही गया। उसकी यात्रा लगभग 10 महीने लंबी थी। वास्को अपने पूरे काफिले के साथ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर उतरने में सफल रहा। यह पहली बार था जब यूरोप के जहाज बिना जमीनी रास्तों के झंझट के भारत पहुंचे थे। वास्को भारत पहुंचकर काफी खुश था। उसकी महीनों की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन उसका भारत पहुंचने का मकसद अभी भी अधूरा था, जिसे पूरा करने के लिए उसने कालीकट के राजा जमूरन से मिलने का आग्रह किया। वास्को चाहता था कि जमूरन उसे व्यापार की अनुमति दे, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ के व्यापार पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहरी उनकी दौलत में हिस्सेदार बने। वास्को को सम्राट जमूरन के दरबार में बुलाया जाता है। वास्को दरबार जाता है और अपने साथ लाए हुए कीमती उपहार जैसे यूरोपीय कपड़े, माला और कुछ डेली यूज की चीजों को जमूरन के सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन दरबारियों को ये उपहार कुछ खास पसंद नहीं आते हैं। वहां उपस्थित अरब व्यापारियों ने इस बात का फायदा उठाया और राजा जमूरन को भड़काते हुए कहा कि हमें विदेशों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि जमूरन बहकावे में नहीं आया और उसने वास्को को व्यापार की अनुमति दे दी। अब वास्को की भारत यात्रा सफल हो चुकी थी। वो तैयार था वापस जाने के लिए। 1499 वास्को पुर्तगाल लौटा। उसके जहाज मसालों से भरे हुए थे। जिन्हें बेचकर वास्को की यात्रा की लागत भी वसूल हो गई और उसे काफी मुनाफा भी हुआ।
लेकिन शीघ्र ही मुनाफा लालच में तब्दील हो गया, जिस कारण 1510 में अफेंसो डी अल्बुर्क ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया और भारत में पुर्तगाल शासन शुरू हुआ। इसके बाद 1524 में वास्को को भारत का गवर्नर भी बनाया गया, लेकिन उसी साल उसकी कोच्चि में मौत हो गई। वो हमेशा के लिए उसी धरती पर रह गया जिसे खोजने के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी। दोस्तों, वास्को की यह यात्रा सिर्फ समुद्र को पार करने की नहीं थी, बल्कि यह थी शक्ति, व्यापार और वैश्विक राजनीति की नई शुरुआत। लेकिन ये शुरुआत भारत के लिए सही साबित नहीं। आपको क्या लगता है? क्या यह शुरुआत भारत के लिए वरदान थी या अभिशाप? क्या यह व्यापार था या भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जे की पहली चाय? इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर यह सवाल छोड़ जाता है कि अगर वास्को भारत न आया होता तो क्या होता? क्या भारत की कहानी कुछ और होती? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।